हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं रिवाइज़ करने बैठ गई हूँ अभी। तो अभी ये रिवाइज़ करूँगी एनवायरनमेंट, और उसके बाद में मैं सारा काम करके बच्चों को स्कूल भेज के मैं अभी अपने टेबल की सफाई करने लगी हूँ। और सफाई करने के बाद मैं करूँगी स्टडी, और उसके बाद में दोपहर में नहाऊँगी मैं, क्योंकि अभी मैंने नहाया भी नहीं है। और पहले मैं कर लेती हूँ स्टडी, और रिवाइजन के बाद मैं कर रही हूँ अब अपना आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग करने के बाद में फिर मैं तब तक बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, तो हम लोग करेंगे लंच। तो अभी आंसर राइटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फिर इसको पीडीएफ में सेंड कर देती हूँ, और पीडीएफ सेंड करने के बाद में फिर बच्चे आ चुके हैं, तो हम लोग कर रहे हैं लंच। तो लंच में आज सिर्फ दाल चावल है और सब्ज़ी। फिर बच्चों को मैं काम करवा दूँगी, थोड़ा सा बच्चे रेस्ट कर लेते हैं स्कूल से आने के बाद में। फिर इन लोग के रह जाते हैं काम, तो इन लोग को ही छोटी वाली का है काम, क्योंकि अभी स्मॉल ABCD नहीं लिख पाती है, तो उसको मैं करवा रही हूँ। और इस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, बड़ी वाली पे अभी कम ध्यान देना होता है, क्योंकि पहले वो सब कुछ सीख चुकी है। तो अभी ये स्टडी करने के बाद में फिर मैं पढ़ूँगी। तो अभी फ्रेंड्स रिवाइज़ करने जा रही हूँ ऑप्शनल यूनिट सेकेंड जो है ऑप्शनल हिस्ट्री। तो सेकेंड यूनिट में क्या क्या आता है देख लीजिए। प्रागैतिहास एवं आद्य इतिहास, जिसमें है भौगोलिक कारक, शिकार एवं संग्रहण, प्रापाषाण एवं मध्यपाषाण काल युग। और इसमें कृषि का आरंभ भी शामिल होता है, क्योंकि इसमें जो है कृषि का आरंभ यहीं से शुरुआत होती है। नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण युग इसी के अंडर में आता है। तो चलिए अभी रिवाइज़ करते हैं इसको। तो सेकंड यूनिट में वैसे यूपीएससी ने सिर्फ इतना दे रखा है, प्रागैतिहासिक एवं आद्यऐतिहासिक काल, ठीक है, और भौगोलिक कारक, शिकार एवं संग्रहण, पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण युग, बस इतना दे रखा है। और इसके अंदर में क्या क्या आता है, कृषि का आरंभ और नव, ये सब कुछ आता है, जो कि यूपीएससी पूरा डिटेल में नहीं देते हैं। तो इसलिए सर ने ये समझा के बताया है पूरा, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसी का रिवाइज़ करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इसमें क्या क्या है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, ठीक है, कांस्य युगीन और तांबा धातु का यहीं पे जो शुरुआत होती है ये है। तो फिर है यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, देखिए स्ट्रक्चर है पूरा। तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल कहाँ से कहाँ तक आता है देख सकते हैं आप लोग। ये 25 लाख BC से है 10,000 BC तक, और फिर है 10,000 BC से 7,000 BC तक ये मध्यपाषाण काल। और नवपाषाण काल आता है 7,000 BC से 1,000 जो आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, और फिर यहाँ से शुरुआत होती है हमारी। इसके अंदर में क्या क्या आता है, ऐसे पुरापाषाण काल, तो यही सिंधु घाटी, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ठीक। और नवपाषाण काल में 1-2 पार्ट होते हैं, धातु रहित, मतलब जिसमें धातु का भी यूज़ नहीं होता है, धातु नहीं मिलती है। और फिर आता है उसके बाद धातु सहित, मतलब जिसमें धातु होती है, ठीक है। तो धातु रहित और धातु सहित दोनों हैं। और फिर आता है, ये सबसे कम समय का है, मध्यपाषाण काल जो होता है सबसे कम समय के लिए होता है। और ये हमारा इसी के अंदर में आ जाता है। ये देखिए जो धातु सहित होता है उसमें शुरुआत होती है क्या, सिंधु और पूर्व सिंधु। फिर नवपाषाण काल में क्या क्या, धातु रहित और धातु सहित दोनों होते हैं। तो धातु रहित क्या 7,000 से 4,000 BC में होता है, BC तक होता है, और 4,000, और ये धातु सहित 4,000 BC से 1,000 BC तक होता है, जिसमें तांबे की जानकारी होती है। और तीव्र इसकी मतलब ताम्रपाषाण की, ताम्र की बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। यहाँ पे देखा, फिर तांबा और प्लस पत्थर मिला के क्या होता है, ताम्र, ठीक है। और फिर आता है ताम्रपाषाण। पाषाण मतलब होता है आपका पत्थर,
और ताम्र हो गया है ना, तो दोनों ताम्र पाषाण काल हो गया। तो पूरा इसमें पूरा पाषाण काल हम पढ़ेंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो अभी हम आगे से शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो वो तो वहाँ तक स्ट्रक्चर पूरा हो गया। फिर यहाँ से अब हम पूरा पाषाण काल जब पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर में हम क्या क्या जानते हैं वो सब दिया हुआ है, क्या है ये, तो इसका परिचय देते हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है, जाने का स्रोत क्या है, कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है वो आता है। तो इसमें क्या क्या जलवायु तकनीकी है ना, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण, इसी के अंदर में आता है। तो यहाँ पे स्रोत जैसे प्लेस्टोनी, तो इन्होंने जो जलवायु की खोज ये वगैरह होता है। और फिर है मानव जीवन, ठीक है, मानव जीवन। और मानव जीवन इस यहाँ का कैसा था, ठीक है, तो मानव जीवन कैसा था, उसका आर्थिक जीवन निर्वाह कैसा था, मतलब किस तरीके से रहते थे वहाँ। फिर सामाजिक जीवन इनका कैसा था, कैसे समाज में रहते थे, क्या करते थे। और फिर सांस्कृतिक जीवन, जिसमें धार्मिक भी आ जाता है कि इसकी पूजा करते थे, क्या करते थे, कैसे इनकी संस्कृति कैसी थी, ये पूरा आता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके बाद में अब करेंगे स्टडी फ्रेंड्स। आप भी स्टडी कीजिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। तो मैं भी चलते हैं, पढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। और आप लोग को अगर PDF इसकी चाहिए है ना, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये पूरा फिर क्या इसमें देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोग को पता ही चल जाएगा। स्ट्रक्चर का मैं दे दूँगी इसमें PDF, स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिएगा। बाकी के नोट्स तो आप लोग तैयारी कर लेंगे, है ना। ये स्ट्रक्चर मैं देती रहूँगी। तो इसके बाद 4 बजे मैं कर रही हूँ ऑप्शनल की क्लास। तो ये है 10 यूनिट गुप्त साम्राज्य, और बस इतना ही। लगभग 12 यूनिट है इसमें, तो लगभग कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद वो शुरू होगा मेडिवल। तो ये है शाम का। तो शाम को मैं पढ़ रही हूँ NCERT, जो कि मौलिक अधिकार, भारत का संविधान, इसमें से पढ़ रही हूँ। तो ये देखिए सारे टॉपिक पहले ही दिए हुए हैं इसमें। तो ये बहुत ज़रूरी NCERT है। जो भी UPSC स्टार्ट कर रहे हैं उनको बहुत ज़रूरी है NCERT पढ़ना, क्योंकि NCERT से ही हमारा शुरुआत होती है, न्यू स्टार्ट होती है इसकी। और साथ साथ आंसर राइटिंग भी रेगुलर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आंसर राइटिंग से ही हमें अपना जो है लेवल पता चलता है, वो किस टाइप से लिख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू है आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।